उस सुबह की ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। खिड़की से आती हल्की धूप और आंगन में खेलते कुछ पंछियों की चहचहाहट, सब कुछ एक शांत दिन की तरह ही था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों के नीचे एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। नीचे झुककर देखा तो दरवाजे की चौखट पर एक लिफाफा पड़ा था। पहले तो मुझे लगा किसी पड़ोसी ने गलती से डाल दिया होगा, लेकिन जब उसे उठाया तो दिल एकदम धक से रह गया। लिफाफा खून से सना हुआ था। ताज़ा खून की गंध मेरे नाखूनों तक पहुंच रही थी। मेरे हाथ कांप गए। लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ एक कागज़ था, जिस पर लाल स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा हुआ था, तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं है, उसकी मौत की वजह तुम खुद हो। मेरी सांसें जैसे थम गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हाथ में कागज़ गिर पड़ा, लेकिन तभी दिमाग ने मुझे झटका दिया। मेरी बेटी अभी तो कमरे में सो रही है। क्या ये मजाक है या फिर कोई मुझे पागल बनाना चाहता है? मैं दौड़ता हुआ अंदर गया। कमरे में देखा तो मेरी 10 साल की बेटी शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने आंखें खोली और मासूमियत से बोली, पापा क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने झूठा मुस्कान बनाया और कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसकी मौत की वजह मैं हूँ। यह कौन लिख सकता है और क्यों? सुबह का नाश्ता करते वक्त भी मेरे दिमाग में वही चिट्ठी घूम रही थी। बेटी ने पूछा, पापा आप इतने चुप क्यों हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने उस बहाना बनाया कि ऑफिस का काम ज़्यादा है, लेकिन अंदर से मैं ज़्यादा डर था। ऑफिस जाने से पहले मैंने दरवाजे पर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। मैंने उस लिफाफे को अपनी जेब में रखा और ऑफिस निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने लिफाफा टेबल पर रखा और बार बार पढ़ने लगा। हर बार शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। आखिर कौन मेरी बेटी की मौत की बात कर सकता है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है। शाम को घर लौटा तो दरवाजे पर फिर वही नज़ारा था। एक और लिफाफा पड़ा था। इस बार उसमें लिखा हुआ था, तुम्हें याद है 10 साल पहले रात को अस्पताल में क्या हुआ था? सच छुपा सकते हो, मगर हमेशा नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। 10 साल पहले अस्पताल, हाँ वही रात जब मेरी पत्नी की मौत हुई थी और बेटी का जन्म हुआ था। क्या उस रात से जुड़ा कोई राज है जिसे मैं नहीं जानता? मैंने लिफाफा छुपा कर रख लिया ताकि बेटी न देख ले, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मेरी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे। सुबह होते ही मैंने बेटी को स्कूल छोड़ा और फिर सीधे अस्पताल चला गया। मैंने पुरानी फाइलें निकलवाने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने कहा कि इतने पुराने रिकॉर्ड्स अब डिजिटल आर्काइव में शिफ्ट कर दिए गए हैं और आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने स्टाफ से विनती की कि मुझे सच जानना ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद एक पुराना कर्मचारी आया, जिसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और धीरे से कहा, साहब उस रात बहुत अजीब हुआ था। आपकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, डॉक्टर शर्मा से पूछिए, शायद उन्हें पता हो। डॉक्टर शर्मा, वही डॉक्टर जिसने डिलीवरी कराई थी। लेकिन मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने सुना था कि वो रिटायर होकर कहीं और शिफ्ट हो गए। मन में और सवाल उठने लगे। आखिर क्यों कोई मुझे यह चिट्ठी भेज रहा है और क्यों बार बार मेरी बेटी को निशाना बना रहा है? उस रात मैं अपनी बेटी के कमरे में ही सोया। बार बार डर लग रहा था कहीं वो सचमुच कोई नुकसान न कर दे। आधी रात को खिड़की से आती हवा से पर्दा हिल रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया कमरे के कोने में खड़ा हो। मैं तुरंत उठकर लाइट ऑन किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिल तेज धड़क रहा था। मैं बाहर आंगन में गया, अंधेरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर एक और लिफाफा पड़ा था। इस बार लिफाफा और भी डरावना था। उसके अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, मेरी बेटी की स्कूल की यूनिफॉर्म की फ़ोटो, लेकिन उसके गले में रस्सी का फंदा था। मेरे हाथ से तस्वीर गिर पड़ी। मेरी चीख निकल गई। किसी को पता है मेरी बेटी कब कहाँ जाती है?
किस स्कूल में पढ़ती है, कोई हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहा है, लेकिन कौन और क्यों? मैंने तुरंत बेटी का कमरा चेक किया। वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आंसू निकल आए। मन ही मन कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अब ये साफ था, ये खेल कोई अनजान दुश्मन खेल रहा है, या फिर अतीत का कोई ऐसा सच है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और मुझे उस सच को जानना ही होगा। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरा डर और बेचैनी बढ़ गई थी। मैं बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, मानो फिर कोई नया लिफाफा आने वाला हो, लेकिन इस बार दरवाजे पर कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में कहीं न कहीं लग रहा था कि तूफान से पहले की खामोशी है। बेटी स्कूल चली गई तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने सारी चिट्ठियां इंस्पेक्टर के सामने रख दी। उन्होंने गौर से देखा और गंभीर आवाज़ में कहा, यह मजाक नहीं है, यह किसी ऐसे इंसान का काम है जो आपके अतीत को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन सर, अगर कोई सच में मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि वे स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ा देंगे। लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि उन्हें भी यह केस आसान नहीं लग रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त एक आदमी मेरे सामने आकर रुका। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, झूठ कितने दिन छिपाओगे? सच तो सामने आकर ही रहेगा। मैं चौंक गया, लेकिन वो तुरंत भीड़ में गुम हो गया। उसका चेहरा मुझे कहीं न कहीं जाना पहचाना लगा, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया कि कहाँ देखा है। मैं उलझन में घर लौटा। बेटी स्कूल से आ गई थी। वो हंसते हुए मेरे पास आई और बोली, पापा, आज हमारी क्लास में नए अंकल आए थे। वो हमें बाहर से आते हुए बार बार देख रहे थे। मेरा दिल दहल गया। कहीं वही आदमी तो नहीं जिसने मुझे रास्ते में रोका था? मैंने बेटी से उस अंकल का हुलिया पूछा। उसने बिल्कुल वैसा ही वर्णन किया जैसा मैंने देखा था। अब ये साफ था कि वही शख्स हमें फॉलो कर रहा है। उस रात मैंने तय किया कि मैं अब कुछ भी करूं, उस शख्स का पता लगाऊंगा। मैंने घर के बाहर कैमरे लगाने का इंतज़ाम किया और सारी फुटेज मोबाइल में देखने लगा। करीब आधी रात को अचानक एक परछाई कमरे में दिखी। वो आदमी घर के गेट तक आया, फिर कुछ डालकर चला गया। मैं तुरंत बाहर गया। दरवाजे पर एक छोटा सा पैकेट पड़ा था। धड़कते दिल से उसे खोला तो अंदर मेरी पत्नी की मंगलसूत्र और अस्पताल की पुरानी आईडी कार्ड थी। मैंने पैकेट गिरा दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी की चीज़ें किसी और के पास कैसे? क्या ये वही राज है जो उस रात अस्पताल में छिपा था? अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने पुराने परिचितों से संपर्क किया और किसी तरह डॉक्टर शर्मा का पता लगाया। वो अब शहर से बाहर एक छोटे कस्बे में रहते थे। अगली सुबह मैं बिना देर किए वहां पहुंच गया। डॉक्टर शर्मा ने मुझे देखकर आंखें झुका ली। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कृपया मुझे सच बताइए, क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो मुझसे छुपाया गया? वे गहरी सांस लेकर बोले, हाँ, उस रात जो हुआ आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। आपकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी। डिलीवरी के दौरान हमें लगा माँ और बच्चा दोनों नहीं बचेंगे, लेकिन उसी वक्त अस्पताल में एक और बच्ची पैदा हुई जिसकी माँ की मौत हो गई। आपकी पत्नी उस बच्ची को देखकर बार बार कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हम ठीक से सुन नहीं पाए। जब आपकी पत्नी ने दम तोड़ा तो वहाँ मौजूद नर्स ने कहा, बच्ची को मत बताना कि असलियत क्या है। और उसी अफरा तफरी में मुझे याद ही नहीं रहा कि कौन सी बच्ची किसकी थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या ये सच है? क्या मेरी बेटी मेरी अपनी नहीं? डॉक्टर शर्मा ने सिर झुका लिया। मैं गुस्से से कांपते हुए वहाँ से निकल आया। दिमाग सुन्न था। गाड़ी चलाते हुए आंखों के सामने सिर्फ बेटी का चेहरा घूम रहा था। घर पहुँचते ही मैंने उसे देखा। वो अपने खिलौने से खेल रही थी, इतनी मासूम, इतनी प्यारी। क्या सच में मेरी नहीं थे? लेकिन चाहे जो भी हो, वो मेरी बेटी है, मेरी जान है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो फिर वही लिफाफा पड़ा था। इस बार उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सच मान लो। मैं कांप गया। कहीं ये चिट्ठियाँ भेजने वाला वही शख्स तो नहीं जिसे असली सच्चाई पता है? और अगर उसे सब पता है तो उसने ये खेल क्यों शुरू किया? अब सवाल और गहरे हो गए और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। उस रात में लंबे समय तक सो नहीं सका। बार बार वही ख्याल दिमाग में घूम रहा था, कहीं बेटी सचमुच मेरी नहीं हुई तो? क्या मैं अब तक एक झूठ के सहारे जी रहा था? लेकिन तुरंत ही दिल चीख उठता है
नहीं, वो चाहे जिसकी भी हो, मेरे लिए वो वही मेरी दुनिया है। इसीलिए फिर ये चिट्ठियाँ भेजने वाला कौन है जो मुझे बार बार सच का सामना कराने पर आमदा है। रात के करीब 2 बजे मोबाइल पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था, सिर्फ लिखा था, अगर बेटी को बचाना है तो कल शाम पुरानी हवेली में आना। मैं सिहर गया। पुरानी हवेली यानी शहर के बाहर जंगल के किनारे खंडहर नुमा मकान, जिसे लोग भूतहा कहते हैं। क्या वहाँ जाना सुरक्षित होगा? लेकिन अगर न गया तो कहीं ये मेरी बेटी को सचमुच नुकसान न पहुँचा दे। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। दिन भर में बेचैन रहा। बेटी स्कूल से लौटी तो उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने मुझे गले लगाया और बोली, पापा, आज क्लास में टीचर ने कहा कि पापा दुनिया की सबसे बड़े हीरो होते हैं। आप ही मेरे हीरो हो ना। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उसकी मासूमियत मुझे और मजबूत बना रही थी। शाम होते ही मैंने बेटी को पड़ोसन के घर छोड़ दिया और खुद अकेला पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हवेली के टूटे फाटक के भीतर कदम रखा, ठंडी हवा के झोंके से बदन कांप गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। चारों तरफ टूटी दीवारें, जाले और चूहे भागते नजर आ रहे थे। अचानक पीछे से कदमों की आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। वही आदमी खड़ा था, चेहरा वही जो पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त मिला था। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत झलक रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसकी जिंदगी तुमने छीन गई। तुम्हें याद नहीं, 10 साल पहले उसी अस्पताल में मेरी पत्नी की भी डिलीवरी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं हक्का बक्का रह गया। ये कौन सा सच कह रहा था? वो गुस्से में चिल्लाया, हाँ, तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया। उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए मेरे बच्चे को मार डाला और डॉक्टर शर्मा, नर्स सब मिलकर सच दबा गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और पागलपन था। उसने कहा, सच से भाग नहीं सकते। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये पागल था या सच? उसने जेब से मेरी बेटी की एक ताज़ा फ़ोटो निकाली। वो तस्वीर आज स्कूल बस के गेट की थी। मतलब वो हर वक्त हमें देख रहा था। मेरे शरीर पे पसीना बहने लगा। मैंने गुस्से से कहा, अगर मेरी बेटी की तरफ देखा तो मैं भी जान ले लूँगा तुम्हारी। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, देखते हैं सच किसका है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। मैं हवेली से कांपते हुए बाहर निकला। दिल में डर और दिमाग में 100 सवाल थे। क्या वो सच बोल रहा था? क्या वाकई मेरी बेटी उसकी है? अगर ऐसा है तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा मेरे ही घर में ही हुआ है। घर लौटकर मेरे बेटी को देखा। वो मासूमियत से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे में मुझे उस आदमी की झलक दिख रही थी। मैं घबरा गया। आधी रात को फिर दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया का गला रस्सी से बंधा था और उसके सीने पर खून से लिखा था, अगली बार तुम्हारी बेटी की है। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बेटी के कमरे में जाकर उसे कसकर पकड़ लिया। मन ही मन कसम खाई, चाहे दुनिया पलट जाए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अब मुझे पता था कि यह खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। अगली सुबह मैं और भी बेचैन था। रात भर जो हुआ उसका खौफ मेरे जहन में गहराई तक उतर चुका था। मैं समझ चुका था कि अब सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे इस खेल का आखिरी सच जानना ही होगा। मैंने पुलिस को सब बताया, लेकिन उनकी जांच हमेशा की तरह कागज़ों तक ही सीमित थी। मुझे लगा अगर मैंने खुद कदम नहीं उठाया तो मेरी बेटी सचमुच खतरे में पड़ जाएगी। मैंने बेटी को स्कूल भेजा, लेकिन इस बार मैंने उसकी बस का पीछा किया। बस जैसे ही स्कूल पहुंची, मैंने दूर खड़े होकर नज़र रखी और सच सामने आ गया। वो आदमी स्कूल के बाहर छिपा खड़ा था। उसकी आंखें लगातार बच्ची पर टिकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी बेटी पर। मेरा खून खौल गया। मैंने चुपचाप उसका पीछा किया। वो स्कूल से निकलकर सीधे उसी पुराने अस्पताल की तरफ गया जहाँ 10 साल पहले सब कुछ हुआ था। अस्पताल अब आधा खंडहर बन चुका था। वो अंदर गया और मैं पीछे पीछे गया। अंदर पहुँचते ही मेरी रूह कांप गई। दीवारों पर खून से लिखे थे शब्द थे, सच का सामना करो। एक कमरे में वो आदमी बैठा था और सामने मेरी पत्नी की पुरानी तस्वीर रखी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ा रहा था,
तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी छीन लूँगा। मैंने चिल्लाकर कहा, बस करो। मेरी पत्नी निर्दोष थी। अगर कोई गलती हुई थी तो हालत की वजह से हुई थी, उसकी वजह से नहीं। वो आदमी मेरी तरफ लपका और मेरे गले पर चाकू रख दिया। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। वो बोला, आज से 10 साल पहले मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। अब मैं तुम्हारी बेटी ले जाऊंगा। मेरे भीतर से अचानक एक अजीब सी ताकत आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दिया। चाकू मेरे हाथ में लग गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हम दोनों के बीच जबरदस्त हड़प हुई। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर आ गई। दरअसल मैंने सुबह ही इंस्पेक्टर को सब बता दिया था और उन्होंने लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। उस आदमी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब भी नफरत थी। वो चिल्ला रहा था, मेरी बेटी मुझे दो, मेरी बेटी मुझे दो। पुलिस ऐसे ले गई, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं बाहर आया तो बेटी भागती हुई मेरे पास आई। उसने मासूमियत से कहा, पापा आप ठीक तो हैं ना? मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरे हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उस पर मुझे बस उसकी धड़कन सुननी थी। उसकी सांसों की गर्माहट ने मुझे यकीन दिलाया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो मेरी है, मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी। उस रात मैंने लंबे समय तक सोचा, सच क्या है? शायद डॉक्टर शर्मा भी पूरी तरह सच नहीं जानते थे। शायद हालात ने सबको उलझा दिया था, लेकिन एक बात साफ थी, रिश्ता खून का नहीं होता, रिश्ता दिल का होता है। जिस बच्ची को मैंने जन्म से पाला, जिसे अपनी बाहों में झुलाया, जिसके आंसू पोंछे, वो मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अतीत को की नफ़रत और अपने दुख को दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो प्यार और रिश्ते निभाता है। खून से नहीं, दिल से जुड़ी रिश्ते ही सच्चे होते हैं। इसीलिए समाज को यही संदेश है, अगर अतीत ने घाव दिए हैं तो उन्हें अगले रिश्तों तक मत पहुंचाओ। नफ़रत से सिर्फ जहर फैलाओ, लेकिन प्यार से हर जख्म भर सकता है। क्योंकि अंत में यही सच है, रिश्तों का असली खून दिल से होता है, न कि नसों से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।